Hi everyone, welcome back, and today we are going to discuss about a new concept that is called as weighted average cost of capital. Now अभी तक जितना भी हमने देखा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये सारे के सारे अब हम एक साथ यूज़ करेंगे और इसी से कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले जान लेते हैं सर, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है। मैं आपको एक पहले बेसिक सा एग्जांपल लेके समझाऊंगा ताकि आपको एक बैकग्राउंड माइंड में बैठ जाए। ध्यान देना। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल कि आप एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, और एग्ज़ाम देने के बाद जब रिज़ल्ट आता है तो वो रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आता है। आपके मैं सब्जेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे अकाउंट्स, यहाँ ले लो कॉस्ट, यहाँ एफएम, चलो यार सिर्फ यही देखते हैं, लॉ और टैक्स। ये आपके 4 सब्जेक्ट लेता हूँ मैं एक ग्रुप के। अब अकाउंट्स हर पेपर कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है। अब इसमें मिले आपको 25, इसमें मिले आपको 35, इसमें मिले आपको 65 और इसमें मिले आपको 55। अब इस तरह से आपका एक पेपर एग्जाम्ट हो गया और आप पूरी तरह से फेल हो गए, आपको वापस एक ग्रुप देना पड़ेगा। अब मेरे को ये बताइए कि सर हम जो अगर हमको परसेंटेज निकालना है कि हर पेपर में मुझे कितने परसेंट मिले, तो हम क्या करेंगे? मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स करेंगे। अच्छी बात यह है कि हर चीज़ मतलब हर पेपर 100 मार्क्स का है तो इजीली आंसर निकाला जा सकता है। लेकिन अगर 100 की जगह 150 होता तो आप क्या करते सर? 25/150 करते ना। वैसे ही करोगे तो आपका परसेंटेज आएगा और इस तरह से ये परसेंटेज आता है। आई बात समझ में? अब ये और कुछ नहीं, अभी तक हमने जो देखा वो इस तरह से है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग या केएस ले लो उसको। इंडिविजुअली परसेंटेज निकालना, यानी कि ये था जो अभी तक हमने देखा। लेकिन अगर अब मैं आपको पूछूं कि सर ओवरऑल आपके परसेंटेज कितने बनते हैं, तो आप कैसे निकालोगे? ओवरऑल आपके परसेंटेज कितने कैसे बनते हैं तो आप कैसे निकालोगे? आप क्या करोगे सर? इन सब की टोटल करोगे, ये है 400, और उसके बाद 25, 35, 65 और 55, इन सब की अगर आप टोटल करोगे 25, 35, 65 और 55, तो ये आता है 180। अब आप वही चीज़ करोगे वापस, 180 डिवाइडेड बाय 400, तो ये हो गया सर 45% है आपका टोटल। इसी को बोलते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब सबका मिला के अगर एक साथ निकालना है हमको तो कैसे निकाला जा सकता है। लेकिन क्या ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है? नहीं सर। अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया उसमें ये आधा ही कॉन्सेप्ट कवर हुआ। ये जो मैंने आपको बताया इसका था मतलब एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो मिसिंग चीज थी इसमें वो है वेट। ये वेटेड एवरेज नहीं था। जो मैंने अभी आपको बताया ये वेटेड एवरेज नहीं था, ये सिंपल एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल था। ये सिंपल आपने एवरेज लिया और फिर आंसर निकाला। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब थोड़ा सा वेट्स की तरफ ध्यान देंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। लेट्स से 4 लोग हैं, रमेश, सुरेश, ठीक है, रमेश, सुरेश और अजय, विजय, ये 4 लोग हैं। इन चारों लोगों ने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। इसने इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख का, इसने इन्वेस्टमेंट किया 50,000 का, इसने इन्वेस्टमेंट किया 2 लाख का और इसने इन्वेस्टमेंट किया सर 50,000 का। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होता है? 4 लाख। अब आपने क्या किया? इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली सबकी। मैं इस केस में लेता हूँ कि इंडिविजुअल रिटर्न कितना होगा सबका। लेट्स से इसको रिटर्न चाहिए 16%, इसको चाहिए 14%, इसको चाहिए 10% और इसको चाहिए 12%। इसको रिटर्न चाहिए, इसका मतलब जो देगा उसके लिए तो कॉस्ट हुई। तो हाँ, अगर हम कंपनी है तो हमारे लिए तो ये कॉस्ट हुई। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर 16% हम निकालें तो रिटर्न कितना आता है या अमाउंट में कॉस्ट कितनी आती है? ये हो गया 16,000, ये हो गया आपका 70,000, नहीं सॉरी 7,000, ये हो गया 20,000, ये हो गया 6,000। अब आप टोटल कर लो। टोटल अगर आप करोगे तो 20 और 6 26, 16 और 7
23 और 26 अगर आप करोगे 49,000 आता है। मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ। सो कितना आया 49,000। अब अगर आप पता लगाओगे कि सर ठीक है, इंडिविजुअल कॉस्ट तो आपको पता चल गई कि हर एक को कितना देना है, लेकिन ओवरऑल कितनी कॉस्ट आ रही है ये परसेंटेज में निकालना है। ओवरऑल कितनी कॉस्ट आ रही है ये अगर रुपीज़ में निकालना है तो आपने ऑलरेडी निकाल लिया। 49,000 आपको देना है, 4 लाख रुपए आप यूज़ कर रहे हो इन लोगों के। अगर ओवरऑल परसेंटेज निकालना है तो आप कैसे निकालोगे सर? 49 पे आप टोटल में कितना दे रहे हो? 4 लाख दे रहे हो, यानी कि आपका परसेंटेज कितना है? 12.25%। आई बात समझ में? आपने क्या किया? 49,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख। 49,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख कितना परसेंटेज आप दे रहे हो? कॉस्ट कितनी आ रही है आपको 4 लाख रुपए इस्तेमाल करने की? 12.25%। अब मैं थोड़ा सा अब इस चीज़ पे ध्यान देना, क्या मेरे पास कोई तरीका है कि ये इतनी अमाउंट ना निकालते हुए, ये भी ना निकालते हुए मैं ये निकाल सकूं? यस सर, मेरे पास में तरीका है। मेरे पास में तरीका है कि मैं बिना इसके निकाल सकता हूं। क्या? ध्यान देंगे कैसे? 1 50 20 2 50 रमेश, सुरेश, अजय, विजय, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था 1 50 2 50। आप इनकी कॉस्ट ले लो कि इनको कितना देना था? 16 14 10 और 12 परसेंटेज में। अब टोटल अमाउंट कितना है? 4 लाख। अब आप ये पता कर लो कि रमेश का कितना परसेंटेज पैसा लगा हुआ है टोटल में। सो 1 लाख रुपए लगा हुआ है 4 लाख में। कितना परसेंटेज होता है 1 लाख बाय 4 लाख? अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे कैपिटल में रमेश का वेट कितना है। रमेश का वेट है 25%। उसके बाद में अगर आप ये बोलोगे तो ये है 12.25%। 50,000 डिवाइडेड बाय 40, 4 लाख। उसके बाद में 2 लाख बोलोगे तो ये है 50% और ये है 0.1225%। करना बहुत ही सिंपल है सर, इस कॉस्ट को इस वेट से मल्टीप्लाई कर दो और देखो आंसर क्या आता है। 16 को 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 4%। 14 को 0.1225 से करोगे तो आंसर आएगा 1.715%। इसमें आंसर आएगा 5 और इसको मल्टीप्लाई करोगे 12 को तो आंसर आएगा 0.123 ले लो, ठीक है। या फिर अगर आप 2 डिजिट में ख़त्म करना चाहो तो वो भी बहुत ही अच्छी चीज़ होगी, हम 2 डिजिट में ख़त्म कर देते हैं। सो अगर 2 डिजिट में ख़त्म करेंगे तो यहाँ आएगा 7, कितना ना था वो, सॉरी, हाँ 72, ठीक है। अब इन सब की कर लो टोटल। सो 5 और 4 9, देखो कितना था, 5 + 4 9 + 1.72 + 0.12, ये 10.84। मेरे को एक बार कैलकुलेशन वापस से चेक करने दो, कहीं ना कहीं मैंने गलती की है कैलकुलेशन में, इसीलिए ऐसा आ रहा है। अच्छा, 16 × 0.25 इज़ 4, 14 × 0.1225 इज़ 1.12। अच्छा ये है ना, मैंने यहाँ गलती कर दी। 14 × 0.1225 1.715। चलो एक बार पूरी फिगर लेके देखते हैं। 10 × 0.50 इज़ 5। अच्छा, मैंने वेट्स गलत लिया, ये देखो थोड़े से वेट्स गलत होने की वजह से आंसर गलत आया। सो यहाँ वेट आएगा 0.125 और 0.125, यह आएगा 1.75। और अगर आप 12 के लिए लोगे तो 1.5। अब टोटल करके देखो, 4 + 1.75 + 5 + 1.5 दैट्स 12.25%। अब अगर आप ध्यान दोगे तो आपका
ये रिटर्न और ये रिटर्न सेम आ रहा है, मतलब कॉस्ट जो है रिटर्न किसके लिए होगी सर, ये इन्वेस्टर के लिए, और आपके लिए क्या है, ये कॉस्ट जो पैसा इस्तेमाल कर रहा है, जो कंपनी पैसा इस्तेमाल कर रही है। तो ये क्या हुआ कि पूरे 4 लाख रुपए पे अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, इसको कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब सर आपने कहा था कि बिना अमाउंट के क्या मैं 12.25% निकाल सकता हूं, तो मैंने कहा हाँ। आपने यहाँ पे ये सोचा था कि सर कुछ कैलकुलेशन कम हो जाएंगे और इजी तरीके से निकल जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो वेट्स निकालने वाला जो प्रोसीजर है वो ऐड हो गया, कॉस्ट जो अमाउंट हट गया लेकिन वेट्स निकालने वाला प्रोसीजर ऐड हो गया। तो हमारे को मेहनत तो सर उतनी ही है, एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ मेहनत उतनी है, लेकिन प्रॉब्लम आपको फ़ायदा कहाँ है ये मैं बताता हूँ। अगर आपको पूरे क्वेश्चन में कॉस्ट नहीं दिया रहा, सॉरी रिटर्न, सॉरी इन्वेस्टमेंट नहीं दिया रहा 1,50,000 2,50,000, तो भी आपको अगर वेट्स दिए रहे तो आप ये पूरा का पूरा कॉलम डिलीट कर सकते हो और इन दोनों तीनों से ही आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज क्या है, पुराने वाले में आपको पहले तो इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, फिर आपको परसेंटेज ज़रूरी है और उसके ऊपर निकलने वाली अमाउंट ज़रूरी है, ठीक है। ये तीन तो है ही, उसके बाद 49,000 डिवाइड बाई 4 लैक्स भी अलग से करना है। सो ये आता था। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है, वेट को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो, वेट को उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो, वेट को उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो, वेट को उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो, और जिस तरह से, और उसके बाद कर लो टोटल। सो फॉर्मूला ये बनता है आपका कि WACC का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल था, वेट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ डेट प्लस वेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यहाँ नीचे ले लेता हूँ, वेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्लस वेट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, और कुछ भी होगा आगे तो सब कुछ इंक्लूड कर लो, यानी प्लस एन प्लस वेट ऑफ एन कॉस्ट ऑफ एन। इसी को दूसरी तरीके से लिख सकते हैं समेशन वाले फॉर्म में। समेशन वाला फॉर्म यानी कि जितने भी प्लस वाले साइन है वो एक जगह आ गए। अब आप इसमें लिख लो वेट ऑफ एन कॉस्ट ऑफ एन, ये हो गया आपका WACC। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको क्या बताता है कि ओवरऑल जितना भी अलग अलग सोर्सेज से कैपिटल यूज कर रहे हैं उन सब का मिला के कंपनी को खर्चा कितना बियर करना पड़ रहा है परसेंटेज के टर्म में। अभी मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं 4 लाख रुपए इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसमें हर 1 रुपए पे 12 पैसे 12.25 पैसे देने पड़ते हैं, या हर 100 रुपए पे 12 रुपए 25 पैसे का खर्चा आ रहा है टोटल मिला के। अब लॉजिकली आप देखोगे तो इक्विटी पे आपको 16% का खर्चा आ रहा है, यानी हर 100 पे 16 रुपए देने पड़ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको प्रेफरेंस या डेट में मान लो अजय के पास से जो 2 लाख रुपए लिए उसमें सिर्फ 10% का 10 ही रुपए का खर्चा आ रहा है हर 100 पे। सो ऑन एन एवरेज कर करके आपको हर 100 रुपए पे 12 रुपए 25 पैसे का खर्चा आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो अब अगर आपको एग्जाम में आता है, अब मैं अपने क्वेश्चन की बात करता हूँ। सो आपके कंपनी में आप इक्विटी भी इस्तेमाल कर रहे हो, आप प्रेफरेंस भी इस्तेमाल कर रहे हो, आप डेट भी इस्तेमाल कर रहे हो, आप रिटेन्ड अर्निंग भी इस्तेमाल कर रहे हो, आप लोन भी इस्तेमाल कर रहे हो। पहला क्वेश्चन, क्या आप इक्विटी की कॉस्ट निकाल सकते हैं? यस सर, ये हमने पुराने लेक्चर्स में देखा। KP भी निकाल सकते हैं, KD भी निकाल सकते हैं, KS भी निकाल सकते हैं और KL भी निकाल सकते हैं। इंडिविजुअली निकालना है तो बहुत आसान है, ये हमने देख चुके हैं, लेकिन ओवरऑल निकालना है तो अब आपको पूरे वेट्स लगेंगे, क्योंकि आप क्या निकालने चाहते हो सर, इन सब का जो टोटल अमाउंट है, लेट से 10 लाख रुपए का कॉस्ट मैं कैपिटल इस्तेमाल कर रहा हूँ कंपनी में सबसे मिला के। तो 10 लाख पे अगर कॉस्ट निकालनी है तो पता करो कि इक्विटी का 10 लाख में हिस्सा कितना, इसको कहते हैं वेट। अब उसके बाद आप करोगे कॉस्ट इनटू, ये है कॉस्ट, अब आप करोगे कॉस्ट इनटू वेट, तो आपका यहाँ पे टोटल जो आएगा इसको कहते हैं KO का मतलब होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या आप उसको बोलो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो ये WACC हो या आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो COC भी बोल सकते हैं उसको, दोनों ही सेम चीज़ें हैं। तो ये चीज़ आपने लिख लेनी है, इन सब का टोटल करना, और इसी फॉर्मेट में हम सॉल्व करेंगे। एक डिफरेंस आएगा, ये जो KD होगा ये 1 माइनस टैक्स होगा, क्यों? क्योंकि इस पर टैक्स की सेविंग होती है और फिर आपका वेट से मल्टीप्लाई होगा। आइए देखते हैं हमारे इसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ अब पढ़ लेते हैं, ठीक है, ध्यान दो।
What is weighted average cost of capital? Sir, weighted average cost of capital is also known as overall cost of capital of having capitals from different sources as explained above. हमने अभी तक जितने भी सोर्सेस देखे उनमें से जो टोटल सोर्सेस है वो उन सब का मिला के बनता है आपका टोटल कैपिटल. WACC ऑफ कंपनी डिपेंड्स ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. अब WACC किसी भी कंपनी का डिपेंड करता है कि किस सोर्स से कितना हमने पैसा लाया है. इसको कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर. कि कोई हो सकता है इक्विटी से बहुत ज्यादा पैसा ला रहा हो 80%, और कोई हो सकता है इक्विटी से सिर्फ 20% ला रहा हो और बाकी सोर्सेस से ज्यादा पैसा ला रहा हो. अगर जो वेट्स है, इफ वेट्स it weighs the cost of capital of a particular source of capital with its proportion to total capital. With its proportion to total capital का मतलब 4 लाख में 1 लाख अगर इक्विटी है तो प्रोपोर्शन कितना 25%. 4 लाख में अगर 2 लाख प्रेफरेंस शेयर है तो प्रोपोर्शन कितना 50%. ये प्रोपोर्शन है. Thus weighted average cost of capital क्या है? Is the weighted average after tax cost. ध्यान देना आप. कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में से दिया जाता है. केई लिखने का मतलब ही हो गया ये आफ्टर टैक्स है. केपी लिखने का मतलब ही हो गया ये आफ्टर टैक्स है. और केएस लिखने का मतलब ही हो गया ये आफ्टर टैक्स है. 3 चीजों को आफ्टर टैक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, निकालते समय ही वो आफ्टर टैक्स होती है. केई, केपी और केएस या केआर बोलो. लेकिन जो डेट वाला पार्ट होता है आपका, ये जो डेट वाला पार्ट होता है और लोन वाला पार्ट होता है, इस पे आप देते हो इंटरेस्ट और ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट के पहले. यानी इन दो पे आपको टैक्स की सेविंग होती है, तो इन दो को आप आफ्टर टैक्स लोगे. सो केडी 1 माइनस टैक्स करेंगे, केएल 1 माइनस टैक्स करेंगे. तो ओवरऑल अब जो बचाना, पहले तो 3 चीजें ऑलरेडी आफ्टर टैक्स थी, जो 2 नहीं थी उसको हमने आफ्टर टैक्स कर दी, तो पांचों की पांचों चीजें अब आपकी आफ्टर टैक्स हो गई है. इसलिए यहां पे ये कहा गया है कि Thus, weighted average cost of capital is the weighted average after tax cost of the individual component of firm's capital structure. That is the after tax cost of each debt and equity, calculated separately and added together to a single overall cost of capital. तो ये बेसिक मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल का. अच्छा, अब अपन को क्या करना है? एक्सप्लेन द एरियाज weighted average cost of capital is majorly used. कहाँ पे weighted average cost of capital ज्यादातर इस्तेमाल होता है, कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं आपको और आगे बताऊंगा. 1 सेकंड ना होल्ड करिएगा. चलो सर. सो एक्सप्लेन द एरियाज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जहां पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है. ध्यान देंगे. द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर अ फर्म is of use in 2 major areas. पहला, in consideration of the firm's position, and second, evaluation of proposed changes necessitating a change in the firm's capital. इन दो का मैं मतलब समझ आता हूँ, ध्यान दो. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सबसे पहला इस्तेमाल होता है कंपनी की पोजीशन को जानने में या कंसिडर करने में. उन्होंने बोला इन कंसिडरेशन. क्या अगर पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंपनी ए का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12% और कंपनी बी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 15%, और अजम्पशन ये रखते हैं कि दोनों ने 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब का यूज किया है. सो किसी ने इक्विटी से हो सकता है 100 करोड़ मंगाए तो उसने 150 मंगाए होंगे. अब उसने इक्विटी से ज़्यादा मंगा लिया तो लोन से कम मंगाया होगा. सो उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा कि भैया इसने इक्विटी से कम मंगाया तो लोन से ज़्यादा मंगाया होगा. टोटल मिला के इन्होंने 500 करोड़ है. और क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग है तो 12 आ रहा है एक पर, इसका परसेंटेज 15 आ रहा है इसका परसेंटेज. अब इसमें फ़ायदा क्या होता है पता है? आप पता लगा सकते हो कि कौन सी कंपनी ज़्यादा कॉस्ट बियर कर रही है, तो दूसरे वालों जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए रिटर्न का काम करती है.
सो अगर कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा है, कंपनी इज़ विलिंग टू पे मोर टू यूज़ द मनी, वी कैन इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। बट ये कंपनी के लिए नुकसान है, क्योंकि कंपनी को खर्चा ज़्यादा आ रहा है तो कंपनी का अल्टीमेट प्रॉफिट भी कम हो सकता है अगर डेट और लोन की बात आती है तो। सो इससे पोजीशन पता चलती है, इससे ये पता चलता है कि कौन इफेक्टिवली कम से कम कॉस्ट में कैपिटल लेके आ सकता है। दूसरा नज़रिया ये भी हो सकता है कि अगर मुझे कंपनी ए और कंपनी बी में से किसी एक को खरीदना है तो मैं कंपनी ए को खरीदूंगा, क्योंकि इसने कैपिटल रेज किया है मार्केट में कम से कम कॉस्ट में, क्योंकि इसका 12% ही आ रहा है। सो मैं कंपनी को जब खरीदने जाऊंगा, मर्जर की बात होगी तो मैं कंपनी ए प्रीफर करूंगा। ये अपन अजम्पशन ले रहे हैं कि बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है या सेम है। सो इसको बोलते हैं फर्म की पोजीशन को कंसिडर करने में, ठीक है। दूसरा आता है इवैल्यूएशन ऑफ द प्रपोज्ड चेंजेस नेसेसिटेटिंग अ चेंज इन द फर्म्स कैपिटल। अब देखो, मान लो 12% और 15% है, ठीक है। दोनों ने 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, मतलब रेज किया, और दोनों ने फॉर द टाइमिंग मान के चलो कि 400 करोड़ रुपए मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। 100 करोड़ का बैलेंस दोनों के पास में बाकी है, यानी 100 करोड़ रुपए इनके पास में खाली फोकट पड़े हुए हैं। कहीं इनको अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये इन्वेस्ट करेंगे। अब मैं इनके पास में, दोनों के पास में अपना प्रोजेक्ट लेके जाता हूं कि देखो मेरा ये आइडिया है, मैं ये करूंगा, आप बस पैसे दो, इस कंपनी में या इस प्रोजेक्ट में पैसे डालो, मैं आपको 14% का रिटर्न देता हूं। इस प्रोजेक्ट में मयंक कोठारी आपको 14% का रिटर्न देगा। ये सारी बातें लेके मैं कंपनी ए के पास में गया, यही सारी बातें लेके मैं कंपनी बी के पास में गया। बताओ कौन सी कंपनी मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होगी? कौन सी कंपनी मेरे 100 करोड़ वाले प्रोजेक्ट में, जिसमें मैं 14% देने के लिए, 14% देने के लिए रेडी हूं, कौन सी कंपनी इसमें इन्वेस्टमेंट करेगी? मैं बताता हूं आपको, कंपनी ए इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस 100 करोड़ रुपए पे जो उनके पास में खाली पड़ा है, कंपनी को 12% का रिटर्न देना पड़ रहा है। इन्वेस्टर्स को 12% की कॉस्ट उठा रही है उस 100 करोड़ रुपए पे इस्तेमाल करने के लिए। मतलब कंपनी को उस 100 करोड़ रुपए इस्तेमाल करने के लिए खर्चा कितना उठाना पड़ रहा है सर? कंपनी को उठाना पड़ रहा है 12%, और वो 100 करोड़ रुपए मेरे प्रोजेक्ट में डाल दे तो उसको रिटर्न कितना मिलेगा? 14%, यानी फिर भी 2% एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। लेकिन कंपनी बी की बात करो, कंपनी बी जो 100 करोड़ रुपए खाली पड़ा हुआ है उस पर ऑलरेडी 15% का उसको खर्चा हो रहा है, इन्वेस्टर्स को देना है। तो क्या वो 100 करोड़ रुपए मेरे प्रोजेक्ट में डालेगी जिससे सिर्फ उनको 14% मिलेगा? 14% कंपनी को मिलेगा और 15 देना पड़ेगा। कौन ऐसा डिसीजन लेगा? 1% जेब से ही जाएगा। सो कंपनी भी मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। सो जब इवैल्यूएशन की बात आएगी प्रोजेक्ट की, कंपनी बी विल रिजेक्ट माई प्रोजेक्ट, बट कंपनी ए मैं एक्सेप्ट माई प्रोजेक्ट। ये है सेकंड पॉइंट। सर ठीक है, आगे बात करते हैं। काफी सारी चीजें तो थ्योरेटिकल है। ब्रीफली एक्सप्लेन द स्टेप्स यूज्ड टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब जब मैंने आपको एग्जांपल दिया तो आखिरी में मैंने आपको सारी स्टेप्स बता दी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब उस चीज को याद करो, इससे रिलेट करेंगे अपन, ठीक है। सबसे पहली स्टेप, कैलकुलेट द टोटल कैपिटल फ्रॉम ऑल द सोर्सेस। सबसे पहले क्या बोलता है ये कि कैलकुलेट करो टोटल कैपिटल फ्रॉम ऑल द सोर्सेस। हमने चारों सोर्सेस लिए थे और टोटल कैपिटल हमने कैलकुलेट कितना किया था सर? 4 लाख का किया था, याद है? ये पहली स्टेप थी आपकी। उसके बाद में लॉन्ग टर्म डेट, जैसे ऑल द सोर्सेस का मतलब है इसमें लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, लोन, कुछ भी हो सकता है। अब उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या बोलता है? कैलकुलेट द प्रपोर्शन या परसेंटेज ऑफ ईच सोर्स ऑफ कैपिटल टू द टोटल कैपिटल। सो इक्विटी का 1 लाख था, टोटल में 4 लाख। सो आपने लिया 1 लाख, नीचे में लिया 4 लाख, और इस तरह से प्रोपोर्शन कितना लिखा था आपने? 0.25। ये भी आपने वहां पे किया था। ये थी स्टेप 2। देखो ये जो आपने यहां पे किया, ये कैलकुलेट करना 10 लाख का, या फिर आप यहां ले लो ये 4 लाख कैलकुलेट करना इज स्टेप 1। फिर ये जो वेट्स आपने कैलकुलेट किया ना 0.25, 0.125, ये थी स्टेप 2। मल्टीप्लाई द प्रोपोर्शन, स्टेप 3 की बात करते हैं। मल्टीप्लाई द प्रोपोर्शन एज कैलकुलेटेड इन स्टेप 2 अबव विद द रिस्पेक्टिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये जो आपने किया ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को वेट से मल्टीप्लाई किया, ये थी स्टेप 3। और उसके बाद टोटल करना विल बी द स्टेप 4। एग्रीगेट यानी कि टोटल करो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज कैलकुलेटेड इन स्टेप 3 अबव, दिस इज WACC, KE प्लस KD प्लस KP प्लस KS एज कैलकुलेटेड इन स्टेप 3 अबव।
तीनों का, अब चारों, तीनों, चारों, पांचों, जितना भी होगा उस समय पे सबका टोटल कर लो एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर. दिस इज कॉल्ड एज WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अदर नेम टू दिस इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है सर. मेंशन द डिफरेंट यूजेस ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, आप उनको पढ़ लो. ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा. एग्जाम्पल भी दिया हुआ नीचे. मेंशन सम ऑफ द प्रॉब्लम्स इन डिटरमाइनिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पता लगाने में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या आती है ये मैं बताता हूँ. ये आपको थ्योरी में या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई काम का नहीं है. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आती है कि सर मेरे को अगर उस कंपनी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है तो उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे पता करूँ. ये बहुत डिफिकल्ट होता है. कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अपन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे पता करते पता है, डिविडेंड प्राइस अप्रोच में. ऊपर रखते डिविडेंड, नीचे रखते मार्केट प्राइस. अब आप बताओ 365 दिन में 365 इंटू जितना भी सेकंड्स में मार्केट प्राइस बदलती है, हज़ारों मार्केट प्राइस है. कौन सी मार्केट प्राइस आप यूज़ करोगे? क्लोजिंग मार्केट प्राइस यूज़ करोगे, ओपनिंग करोगे, एवरेज करोगे. सो हर कोई अलग अलग तरह की मार्केट प्राइस यूज़ करेगा. हाईएस्ट करोगे, लोवेस्ट करोगे, तो अलग अलग कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगी. और एक ही कंपनी का WACC निकालने के लिए 4 लोग 4 अलग अलग आंसर देंगे, क्योंकि उन्होंने अप्रोच अलग अलग यूज़ किया. सो सबसे पहले इन्होंने खुद ही लिखा है ये चीज़ कि कंप्यूटेशन ऑफ इक्विटी का कैपिटल या कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना WACC के लिए ये डिफिकल्ट पार्ट होता है. और उसके बाद में असाइनमेंट्स ऑफ द वेट टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. देखो सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके बाद में उसको असाइन करना वेट्स to the cost of specific source of financing. Assignment of weight can be possible either on the basis of historical weighting या marginal weighting. So दूसरे मैं आपको बताता हूँ कि इक्विटी कैपिटल जो है वो तो ठीक है. आपको अगर जो भी मार्केट प्राइस पकड़ी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ले लो तो आपको उसका वेट एक बार का मिल सकता है. वेट, हाँ, एक सेकेंड. तो आपको उसका वेट तो एक बार का मिल सकता है, लेकिन जब लोन की बात करते हैं, अब लोन साल भर में 4 बार उठाया होगा उन लोगों ने. तो पहला लोन तो पूरे साल भर के लिए था, दूसरा लोन सिर्फ आधे साल के लिए था. तो यहाँ दिक्कत आ जाती है. अगर आप मान लो पहला लोन जो लिया पूरा साल भर के लिए था 1 लाख का 10% पे, तो कितना इंटरेस्ट दिया? 10,000. दूसरा लोन बीच में उठाया 1 लाख का 6 महीने में, तो उस पर इंटरेस्ट कितना जाएगा? 1 लाख इंटू 10% इंटू हाफ, यानी कि सिर्फ 5,000. अब आप कैलकुलेट करोगे तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 10 और 5 15 कैलकुलेट करोगे, 15 डिवाइडेड बाय 2 लाख करोगे तो आपका आंसर आएगा 7.5%, जो कि गलत है, क्योंकि आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो 10% पड़ रही है. क्योंकि आपने बीच में उठाया था वो लोन, इसलिए आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस साल की कम आई, लेकिन अगले साल तो वो 10% आएगी, क्योंकि दोनों के दोनों लोन स्टार्टिंग से शुरू होंगे. सो ये सारी कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है. थोड़ा एक बार पढ़ लो, ऐसा जितना काम का नहीं है. 36. देयर इज अ चॉइस ऑफ वेट्स between the book value and the market value. Explain the statement with respect to the cost of capital. अब देखो ये ना बहुत आगे की बात है, तो मैं आपको अपन क्या करेंगे, WACC के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ क्वेश्चन के बाद ही वो मार्केट वैल्यू वेट्स और बुक वैल्यू वेट्स वाली बात आएगी. तब जाके अपन इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे, या फिर मैं ना वो क्वेश्चन को समझाते समय पे ही आपको बता दूंगा कि मार्केट वैल्यू वेट क्या होता है और बुक वैल्यू वेट क्या होता है. तो वो यहाँ पे कवर अप हो जाता है. एक बार आप पढ़ भी लीजिएगा. ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब ये लेंगे अपन अलग दूसरे लेक्चर में, क्योंकि ये आगे की बात हो गई. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सिर्फ इतना सा अपन ने जो देखा WACC, अब हम देखेंगे MCC. ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो WACC का ही फॉर्मूला मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में लगेगा. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक कॉन्सेप्ट है, तो उसका अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है. ये जब देखेंगे तब हम बताएंगे. सो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही. अच्छा, मैंने ना डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 33 से शुरू किया था. उसके पहले के नहीं, 33 नहीं, 31 से शुरू किया था. और उसके पहले के मैंने क्वेश्चंस नहीं लिए, जैसे कि गिव सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ EIR. EIR क्या था? इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड. अब इफेक्टिव इंटरेस्ट क्या होता है ये आपको कहाँ मिलेगा? टाइम वैल्यू ऑफ मनी में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है. वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है वो यहाँ पे अप्लीकेबल है. आप इसको पढ़ो, वो वीडियो देखो, एक ही साथ कवर हो जाएगा. अदरवाइज मेरे को दो जगह सेम चीज़ें बतानी पड़ेगी, वो अननेसेसरी आपका टाइम खाएगा. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट, ये भी आपको पढ़ना है. फ्लोटेशन कॉस्ट का बेसिक मीनिंग बताता हूँ कि जब मैं
इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स मार्केट में इशू करने जाता हूँ तो उससे रिलेटेड जो खर्चा लगता है उस टाइम पे, उसको कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोट करना मतलब इक्विटीज़ को मार्केट में लाने के लिए आपको जो खर्चा लगता है वो, जैसे जहाज जो होता है ना, जहाज जो समंदर के किनारे जब लगा हुआ होता है तब तो ठीक है, लेकिन उस जहाज को अगर आप, जब जहाज शुरू होता है समंदर से एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उस किनारे से ही शुरू नहीं हो जाता, उसको थोड़ा आगे लेके जाना पड़ता है। या आप अगर छोटा वाला जहाज लो जिसमें सिर्फ 3-4 लोग बैठते हैं तो उसे धक्का मारते हैं लोग और आगे तक ले जाते हैं, तो अब वो फ्लोट कर रहा है और अब जाके वो अपना काम करेगा। सो उसको वहाँ से किनारे से एक लेवल तक लाने के लिए जो एफर्ट्स लिए जा रहे हैं उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। फाइनेंस के टर्म में खर्चा लगता है। इसके बाद था कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी मैंने बोला था एक कुछ क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही सेम, मतलब दोनों का सेम ही रहता है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग और कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सिर्फ एक ही जगह फ़र्क आता है जब पर्सनल टैक्स आता है शेयर होल्डर का। सो देखो, इन द अब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन ऑन पर्सनल टैक्स, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। और अगर पर्सनल टैक्स आ गया तो बहुत ही सिंपल, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग विल बिकम कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो था। वैसे तो पर्सनल टैक्स के बिना ये फॉर्मूला और पर्सनल टैक्स के साथ ये फॉर्मूला हो जाएगा पीटी। क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा मैं कि ये फॉर्मूला ऐसा क्यों आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगले वाले लेक्चर से हम देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं WSCC के। अब काफ़ी क्वेश्चन इसी पर आएंगे और एग्जाम में WSCC पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गारंटी है मेरी। सो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से थोड़ा सा रट लेना, रटना गलत हो जाएगा, सॉरी, दिस इज़ रॉन्ग वर्ड। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना। बाय बाय।